जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, मज़े में, बेहतरीन है, गुड, ऐसे ही होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं कि आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको थंबनेल से, टाइटल से, डिस्क्रिप्शन से, हर चीज़ से पता चल गया होगा कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो लोग लगवाना चाहते हैं उनके लिए स्पॉट ऑन बहुत रेलिवेंट वीडियो है इंशाल्लाह। और क्यों रेलिवेंट है उसकी वजह ये है कि हमारे जहनों में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है सोलर पैनल्स को लेके। सोलर जो सिस्टम होता है, पूरा सोल्यूशन जो होता है, उसको लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं और बहुत सारे सवाल होते हैं। कुछ आंसर हो जाते हैं, कुछ नहीं आंसर हो पाते। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई एम थिंकिंग कि मैं आई शुड मूव टूवर्ड्स सोलर सिस्टम सोल्यूशन। अब उसकी तरफ जाने से आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, लेकिन मेरे जहन में कुछ सवालात हैं, 10 से 12, पता नहीं कितने सवालात होंगे जो मैं पूछते जाएंगे और फिर हमें उसका आंसर मिलता रहेगा। हम इस सॉल्यूशन पे जाना चाह रहे हैं। उससे पहले जिस कंपनी के साथ मेरी बात हो रही है उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि सर आप मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डेफिनेटली मेरी ऑडियंस के भी रैंडमली जहन में आ सकते हैं रिलेटेड टू सोलर, आप उनके आंसर्स दें, ठीक है। कंपनी का नाम सोलर एक्स है, जिनसे मैंने इंशाल्लाह लगवाना है सूनर और लेटर। उससे पहले जो भी मैंने उनसे क्वेश्चंस किए हैं, आई एम रियली ऑनर्ड कि उन्होंने मुझे बाकायदा हमारे सामने डिटेल में मुझे सारी चीज़ों के आंसर किए हैं। मैंने वो रैंडमली वो क्वेश्चन सोचे हैं जो मेरे जहन में थे, तो हो सकता है कि उसमें से 80 to 90% आपके जहन में भी आ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन थिंग स्ट्रेट अवे। जी अमार भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद करते हैं और उसके बाद टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपनी हिस्ट्री थोड़ी सी बताएं। और फिर मेन जो क्वेश्चन है रेलेवेंट वो ये है कि आपने सोलर का ही बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया पाकिस्तान के अंदर, उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार है। मैं पिछले कोई 3 साल से ये सोलर का काम कर रहा हूँ। और सोलर के अंदर जब मैं आया कैसे था, ये मेरे फादर की वजह से मैं इसके अंदर आया था। उसकी रीज़न थी कि वो सोलर स्ट्रीट लाइट्स का कोई काम कर रहे थे, गवर्नमेंट टेंडर्स कर रहे थे। तो जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई बिफोर माय एमएस, तो उनका प्लान ये था कि कोई काम किया जाए, कोई बिज़नेस की तरफ मुझे लाया जाए। उन्होंने एक सोलर इंस्टॉल किया था। तो वो काफ़ी उस चीज़ के अंदर हर्डल्स भी आए थे और चीज़ें भी सही नहीं मिली थी। तो वहाँ से हमने स्टार्ट करते करते फिर हमने सोचा क्यों ना खुद इंपोर्ट की जाए, खुद पैनल्स को इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि हमारा चाइना के साथ काफ़ी पुराना एक रिलेशन है। हम पीछे 11-12 साल से चाइना के साथ काम कर रहे हैं। तो वहाँ से हमने सोलर को स्टार्ट किया। जब हम इस चीज़ के अंदर एंटर हुए तो हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें ना सही भी देखी, गलत भी देखी। इसमें सही लोग भी थे काम करने वाले, अच्छे काम करने वाले। मगर अच्छे काम करने वालों की तरफ ना हर्डल्स बहुत ज़्यादा थे। हर्डल्स कैसे से थे कि जो 2 नंबर पैनल्स हैं, 2 नंबर सामान है, उसकी तादाद इतनी को ज़्यादा है मार्केट के अंदर कि हम जो रेट की compete करना, जो सही माल वाला जिसके पास सही पैनल्स पड़े हैं उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सारा स्मगल्ड माल आता है या 2 नंबर माल आता है। 2 नंबर किस तरह आता है? 2 नंबर ये है कि पीछे से पैनल कोई और मंगाया जाता है और यहाँ पे उसको स्टिकर और लगा दिया जाता है और उसको मार्केट में सेल किया जाता है। जैसे मैं दो बड़ी कंपनीज हैं, अगर मैं उनके नाम लूँ तो एक लॉन्गी और ट्रीना के पैनल्स हैं जो पाकिस्तान में बड़े मशहूर हैं। लॉन्गी, जिंको, ट्रीना के अगर हम असल पैनल्स की तरफ जाएं तो उनका वो रेट है जो 1 नंबर माल है, जो कि आम बंदा मार्केट में उसको compete करने के लिए यहाँ पाकिस्तान में पीछे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही नहीं पड़ती उसको, कि मैन्युफैक्चरर से ही वो कॉस्ट नहीं मिल रही होती जो यहाँ पे अवेलेबल है पैनल। अच्छा, इसका ये नहीं है कि यहाँ पे जो माल है वो गलत है। यहाँ पे माल एग्जैक्ट नेम के साथ वो माल नहीं है जो वहां से वो मंगा रहे हैं। हमने क्या किया, अपने पैनल्स अपने नाम से, सोलर एक्स के नाम से इंपोर्ट किए और उसको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया जितने अभी हमने लगाए। सेकंड, फिर हमने वहाँ से काम को स्टार्ट किया और माशाल्लाह से अब 3 साल हो गए और अभी तक नॉट इवन अ सिंगल कंप्लेन हमें उन पैनल्स के अंदर आई है। और हम, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि हमने उसमें 1 नंबर पैनल्स को इंट्रोड्यूस कराया। ठीक हो गया। फिर एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में या दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे, दुनिया में हर जगह ही फ़ेक ओरिजिनल का मसला ही पड़ा रहता है। कि ओरिजिनल कोई ब्रांड होता है, रीनोन ब्रांड है, लेकिन फिर भी उसकी इतनी कॉपीज़ बन जाती हैं कि आप उसमें आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। तो मेरा ये सवाल है कि ओरिजिनल और फ़ेक के अंदर सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें, उसमें क्या कोई आईएसओ स्टैंडर्ड्स की बेस पे कोई सर्टिफिकेशंस हैं
पे हमें वो चेक करना चाहिए, जो भी हमें सेल कर रहा है सोलर सॉल्यूशन, उससे हमें कौन कौन से सवाल करने चाहिए फेक और ओरिजिनल पूछने की बजाय, कि आप फ़लानी चीज़ें हमें प्रोवाइड करें। तो उसमें डीप इनसाइट क्या हमें चेक करना चाहिए? ऑथेंटिसिटी और हम इसके देखें कि ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करनी है और हमने क्वालिटी को कैसे चेक करना है। देखें, अगर तो हम देखें कि नेकेड आई से हमें पता लग जाए कि पैनल कैसा है, तो ऐसा नहीं है। इवन शायद मैं भी अभी तक इस चीज़ को रिकग्नाइज ना कर सकूं कुछ पैनल के अंदर कि ये ऑथेंटिक हैं कि नहीं है। हमें एक SGS रिपोर्ट लाजमी में होनी चाहिए, पिक्रेट से अप्रूव होना चाहिए वो पैनल, साथ में प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट उसका होना लाजमी है। अगर तो किसी भी पैनल के पास ये, किसी भी कंपनी के पास ये 3 चीज़ें हैं, दैट मीन्स कि उसका पैनल ऑथेंटिक है। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे पैनल, तकरीबन 70% ऑफ द पैनल ऑथेंटिक नहीं है। बाकी जो इंपोर्ट हो रहे हैं, कुछ अच्छे इंपोर्टर्स भी बैठे हुए हैं जो कि पैनल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं और बिल्कुल एक नंबर, और जिसे आप कहते हैं या ए ग्रेड पैनल कहते हैं, वो इंपोर्ट अच्छा, हो रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, इससे काफ़ी पीस ऑफ माइंड हमारा इंशाल्लाह हो जाएगा सर्टिफिकेशंस वगैरह के साथ। दूसरा, मैं ये चाह रहा था कि आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, लेकिन फिर भी मुझे पता होना चाहिए और मेरी ऑडियंस को भी पता होना चाहिए, या जो भी बंदा सोलर लगवाना चाह रहा है, इसको कम से कम इतनी नो हाउ होनी चाहिए। आप मुझे एक्सप्लेन करते हैं ज़रा थोड़ा सा कि सोलर सिस्टम क्या है एंड हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है? सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ा लोगों के ना है कि हम सोलर लगा देंगे कि हम भाई फ्री हो जाएगा काम, सब कुछ फ्री हो जाएगा। ऐसे नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सोलर ने तब तक ही चलना है जब तक सूरज है, ठीक है। उसने दिन के टाइम ही चलना है। रात के टाइम अगर हम बैटरी बैकअप लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का बैकअप लिया जाता है। मगर जब हम इसको देखें कि हमें जी 24 आवर सोलर के ऊपर रहना है और बैटरी के ऊपर रहना है, तो बैटरी की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है जो कि आपकी आम इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ऊपर निकल जाती है। तो आप इस टेक्नोलॉजी को समझें। इस टेक्नोलॉजी में ये है कि दिन के टाइम हम जितना इसमें से आउटपुट निकाल सकते हैं, हम उस एनर्जी को कंज्यूम करें और उस एनर्जी को हम रात के टाइम को यूटिलाइज कर सके। जी ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि ये सोलर सॉल्यूशन है तो डेफ़िनेटली इसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इनपुट और जो एनर्जी का सोर्स है, दैट इज़ फ्रॉम सन। अब इससे एक और ज़हन में सवाल पैदा हो रहा है मेरे कि पाकिस्तान जैसे रीजन्स के अंदर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड विद सनलाइट, तो सनलाइट का जो एक्सपोज़र है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या ये सारा दिन एक तरीके से काम करता है, या इसकी कुछ वेरिएशंस होती हैं सनसेट सनराइज़ से रिलेटेड? होंगी डेफ़िनेटली, लेकिन फिर भी मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। बस का जैसे इस टाइम पे बादल आए हुए हैं तो इसकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा, और इसके बारे में ज़रा मुझे इसकी टाइमलाइन, आप एक रफ़ सी टाइमलाइन, अगर बादल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, नो वेरिएबल्स, तो फिर आप मुझे इसकी टाइमलाइन के बारे में ज़रा थोड़ा-सा बताएँ कि हाउ इट विल प्रोड्यूस फर्दर? हम जो टाइमलाइन अगर देखें ना, तो सुबह 6 बजे हमारे पास सोलर सोलर चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने समझ लें कि 10 किलोवाट का यूनिट लगाया हुआ है, तो सुबह के टाइम हमें 10 किलोवाट कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हम वो किस तरह स्टार्ट होता है, जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाता है हमारी पावर बढ़ती जाती है। टाइम बिटवीन सर्दियों और गर्मियों का अगर हम पैच देखें तो तकरीबन 10 से लेके 1-2 बजे तक के टाइम तक ये पीक अपनी जितनी परफॉर्मेंस है वो दे रहा होता है। 2 बजे के बाद दोबारा से सूरज ढलना शुरू हो जाता है, और सूरज के अंदर सूरज जैसे ही ढलना शुरू हो जाता है तो इसकी पावर कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सोलर सॉल्यूशन का जो पीक प्रोडक्शन है, वो भी क्लियर हो गया इस चीज़ को। लेकिन मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि क्या सिर्फ़ हम रिलाई करें सोलर सिस्टम पे, या सूरज आने पे, या इस तरह के फैक्टर्स के ऊपर, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन भी है इस सॉल्यूशन के अंदर कि हम इसको स्मार्टली मैनेज करें। अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन हैबिट्स हैं, जो हमारी आदत हैं, बिजली को इस्तेमाल करना और ये सारी चीज़ें, क्या हमारे उसकी चेंज के अंदर, या अगर हम कुछ स्मार्टली हैंडल करते हैं, क्या उससे फ़र्क पड़ता है, या इट डज़न्ट मैटर एट ऑल? अगर हम देखें तो हम जिस तरह मोटर है, पानी की मोटर है, इवन कुछ अगर हमने चिलर वगैरह से उसको ज़्यादा चलाना है, एसी को ज़्यादा चलाना है, हमने इस्त्री करनी है, ये जो ज़्यादा हैवी चीज़ें हैं, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं कि हम दिन के टाइम ये चीज़ें यूज़ करें। क्योंकि अब हाँ, इसमें भी अब 2 चीज़ें मैं इधर बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के बारे में। देखिए, इस चीज़ को आप
आपके लिए अगर तो ऑफ ग्रिड यूनिट है ना, तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर तो ऑन ग्रिड यूनिट है ना, तो उसमें क्या है, उसमें आप जितना भी ऊपर सोलर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो आपके नेट मीटरिंग के थ्रू वापडा में जा रहा होता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या होता है, जब आप यूज़ करते हैं तो आप यूनिट के बदले यूनिट को कंज्यूम कर लेते हैं। इसमें दो बड़ी चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो ये है कि आप जो उनको यूनिट दे रहे होते हैं वो नॉन पी कार का है। ठीक है, और जो पी कार का यूनिट है उसका बिल लग के आता है। पी कार का यूनिट का कब बिल खत्म होना शुरू होता है, जब हमारा उनकी तरफ बहुत ज्यादा प्लस होना शुरू हो जाता है, और आफ्टर 3 मंथ्स जब वो प्लस होते होते इतना प्लस हो जाता है तो वो पी कार के यूनिट को भी माइनस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपने अभी ऑन ग्रेड और ऑफ ग्रेड की एक टर्म यूज़ की थी, तो एक तो इसको एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, कि ऑन ग्रेड क्या होता है, ऑफ ग्रेड क्या होता है, और इसकी कितनी टाइप्स हैं, क्या इसके अलावा भी इसकी कोई टाइप है जिसको हम अपने जहन में रखें? अब इसके अंदर ऑफ दो यूनिट हैं जो मेनली यूज होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑन ग्रिड और एक को हम कहते हैं कि ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड का फ़ायदा हमें इतना ज़्यादा नहीं है जितना ऑन ग्रिड का है। सपोज हमने 10 किलोवाट का यूनिट लगाया है। अच्छा, 10 किलोवाट के यूनिट में हमें अब ये है कि हम एक टाइम के ऊपर हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं, सिर्फ 2 किलोवाट, और वो पीक आवर का टाइम है। तो हमारा जो बाकी 6 7 8 किलोवाट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा ज़ाया हो रहा है, वो हमारा किसी कहीं पे कंज्यूम नहीं हो सकेगा बाद में। अच्छा, ऑन ग्रिड के अंदर हमें क्या फ़ायदा है, ऑन ग्रिड में हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर तो पीक आवर्स के अंदर हम 10 किलोवाट कंज्यूम कर रहे हैं, या कोई डेज़ हैं जिनके अंदर हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और हमारे पास कुछ ऐसे डेज़ हैं जिनके अंदर हम ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। कुछ डेज़ हैं जिसके अंदर हम घर पे नहीं हैं, और जो कुछ टाइम है ऐसा कि 2 बजे का टाइम है या 1 बजे का टाइम है, हमने मैक्सिमम आउटपुट ली है मगर हमने उसको कंज्यूम नहीं किया, तो वो हमारे यूनिट वापडा की तरफ जाके प्लस हो जाएँगे, जिनको हम बाद में यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो हमारे पास जो, अगर हम कॉस्ट एफिशिएंट देखें और हम इस चीज़ को देखें कि हम ज़्यादा आउटपुट या ज़्यादा पैसे किससे बचा सकते हैं, तो वो ऑन ग्रिड यूनिट है। अच्छा, इसकी कंटिन्यूटी में एक और भी सवाल आ रहा है कि हाइब्रिड ऑन ग्रिड सॉल्यूशन क्या होता है? उसको भी ज़रा आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें। इसमें एक और यूनिट भी होता है जो कि ऑन ग्रिड हाइब्रिड होता है। उसके अंदर ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारे पास थोड़ा सा बैकअप भी हम साथ लगा लेते हैं। सपोज बिजली जाती है तो ऑन ग्रिड यूनिट बंद हो जाता है। ऑन ग्रिड हाइब्रिड यूनिट थ्रू बैटरीज चलता रहता है, और वो थ्रू बैटरीज आपके घर के लोड को उठा लेता है। ठीक है, टाइप्स क्लियर हो गई, थैंक यू। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई सॉल्यूशन की तरफ जाना चाह रहा है, एक नेट मीटरिंग एक टर्म है, वो उसको ज़रा थोड़ा सा आप उस पर रोशनी डालें, क्या चीज़ है वो? नेट मीटरिंग बेसिकली ऑन ग्रिड यूनिट है, जिसके अंदर हमने ग्रिड को टाई कर देते हैं अपने यूनिट के साथ। जितना हम कंज्यूम कर रहे होते हैं वो कंज्यूम हो जाएगा, और जितना हमने एक्स्ट्रा बनाया है, एक्स्ट्रा यूनिट बनाए हैं, वो हमारे ग्रिड के साथ टाई हो जाएंगे और हमारे यूनिट टू वापडा की तरफ चले जाएंगे। वेरी नाइस। अब मेरा एक और सवाल ये भी है, क्योंकि ये मैं इसको देखता हूँ कि कुछ ना कुछ एक लॉन्गर रन के अंदर जाके ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन भी है। जिस तरह बिजली बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, बिजली की टैरिफ्स बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा मेरे जहन में ये भी सवाल था कि क्या सिर्फ इसका कॉस्ट इफ़ेक्टिव, न सिर्फ कॉस्ट इफ़ेक्टिव ही इसका बेनिफिट है, या कोई और भी बेनिफिट्स हैं जो कि आप समझते हैं कि हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए? क्या ये सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंट ही है? इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट, मगर सिर्फ ये बेनिफिट नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, एक पोल्यूशन को कंज्यूम करता है, इवन जो आपका पैनल लगा होता है वो कार्बन को कंज्यूम करता है। नॉट ओनली कि ये रीन्यूएबल रिसोर्स है सिर्फ, इसमें ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं जहाँ जहाँ सोलर को लगा रहे हैं। मीनवाइल जिस तरह के हमारा एक कंट्री है जिसके अंदर मसले हैं, किसके बिजली के मसले हैं, और बिजली जितनी प्रोड्यूस नहीं हो रही जितनी कंज्यूम हो रही है, तो इसमें एक ये चीज़ है कि हम अपनी छतों के ऊपर अपनी, अगर हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो हम इसको लाजमी लगाएं। ठीक हो गया। अब ये इट्स अ वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, आप लाखों में इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी आप चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आपको होता है कि
इतने लॉन्गर पीरियड के लिए मैं कोई चीज़ ख़रीदने लगा हूँ, तो इनकी एक स्टैंडर्ड लाइफ सोलर पैनल्स की कितनी होती है? और क्या आपकी कंपनी वगैरह जो है वो इसको कोई वारंटीज़ वगैरह देती है? बिकॉज़ इसमें तो वो नहीं होना चाहिए कि यार सर जी कोई वारंटी नहीं है, सिर्फ चेक वारंटी नहीं, इट्स वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसको प्लीज़ ज़रा बताएं। एक जो पैनल है, अच्छा पैनल है, उसकी 12 से 13 साल एफिशिएंसी लाइफ होती है और 25 एक साल उसकी बाकी जगह वो चलेगा कि नहीं चलेगा उसकी बाकी चीज़ों की लाइफ होती है 25 से 30 साल। इवन इसकी वारंटीज़ भी देते हैं, जो अच्छी पैनल्स होते हैं उनकी वारंटीज़ भी हमारे पास आती हैं। अपने सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंट के लिए एफिशिएंसी के लिए नहीं, हम इसको इन्वायरमेंट के लिए भी और अपना रीन्यूएबल और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को बनाने के लिए अपने घर के ऊपर लगाएं और हम इससे फ़ायदा उठाएं। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल अब समझ में आती है कि एक पीस ऑफ माइंड आता है कि आप अगर इतनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका जो रिटर्न है वो भी एक लॉन्ग टर्म आपको 20 से 25-30 साल जैसे आपने अभी अर्ज़ किया कि वो आपको मिल रहा है। अब इसी से कनेक्टेड एक और ये भी सवाल है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि एक बड़े एक सादा सी टर्म है जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मेरा सवाल है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, एक तो ये लॉन्ग टर्म है और लॉन्ग टर्म है मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी मुझे इसका फ़ायदा कितने अरसे में होने वाला है इंशाल्लाह। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसको कहते हैं ना सादी ज़ुबान में, कि आपकी कॉस्ट कितने और बेनिफिट्स कितने। तो फाइनेंशियली इसको देखा जाए, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चलें हम नेट मीटिंग की बात करते हैं कि नेट मीटिंग के अंदर हमारे जाएंगे भी यूनिट्स और वापस भी आएंगे, तो कितना आप समझते हैं कि इसका पे बैक टाइम क्या होगा जो मैंने आज इन्वेस्टमेंट की है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक यूनिट है तो इसकी अभी जो मोरल लेस प्राइस चल रही है वो 27 रुपीज़ पर यूनिट चल रही है पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर पाकिस्तान में। तो अगर हम देखें कि एक बंदा 1000 कर रहा है कंज्यूम, 27,000 रुपये आपके लग रहे हैं। अब आपने 1000 यूनिट को बनाने के लिए जो आप एक यूनिट लगाते हैं वो तकरीबन आप 40 यूनिट आपका प्रोड्यूस कर रहा होता है। 10 किलोवाट का यूनिट, 10 किलोवाट का जो आपका हो रहा होता है। तो अगर हम इसको देखें तो तकरीबन 12 से 13 किलोवाट का यूनिट या 10 किलोवाट का यूनिट आपका इतना बिल बचा रहा होता है। 7 से 10 किलोवाट का यूनिट तकरीबन आपका इतना बचा रहा होता है। अच्छा, उसकी कॉस्ट क्या होगी? 7 किलोवाट को ले लें तो 7-8 लाख रुपए। अगर हमने उसको बड़ा दूसरा लगाया है, एलिवेट करके लगाया, तो 8-9 लाख रुपए ले लें। तो उसमें ये होगा कि आपकी वो वाली जो प्राइस होगी वो तकरीबन, अगर ऑन ग्रिड यूनिट को लें जिसमें हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो हमारा तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर हमें पैसे को रिटर्न कर देगा और हमारे पास पैसे वापस आ जाएंगे। बाकी जितना भी हम इसको कंज्यूम करेंगे वो हमारा इन फ्यूचर इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा, उसमें नुकसान नहीं होगा। सही है, 2-3 साल पे बैक टाइम तो इट मेक सेंस। अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो फिर तो दैट मेक रियली गुड सेंस। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था, क्योंकि एक टर्म मैंने सुनी हुई थी इसलिए फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ लोड टेस्ट, और आप इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, या आपने लगा दिया और उसके बाद फिर उसको चेक करने का आपका क्या तरीका होता है? लोड टेस्ट क्या होता है? हम लोड टेस्ट कैसे करते हैं? लोड टेस्ट का ये होता है कि हम जितना सोलर लगाते हैं उसके ऊपर हम मैक्सिमम लोड डाल देते हैं। ये हम अमूमन करते हैं ऑन ग्रिड, हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड यूनिट के ऊपर, कि हमने जो पैनल्स लगाए हैं वो हमारे पैनल्स उतना आउटपुट दे भी रहे हैं कि नहीं। तो जब हम पीक आवर्स के अंदर आते हैं तो हम उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड उसके ऊपर डाल देते हैं, तो हमें इन्वर्टर बता देता है कि ये इसने इतना मैक्सिमम आउटपुट हमें दिया है। ऑन ग्रिड के अंदर ऐसा नहीं, ऑन ग्रिड के अंदर हम जितना प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो हमारे सामने होता है और उसके यूनिट हमारे जा रहे होते हैं वापडा की तरफ। मैं एंड पे एक्सप्लोर विद ताज को थैंक यू करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमारे इस चीज़ को कवर किया। अगर आपको कोई और फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर और सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जी अमार भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। आपने बड़े तहम्मुल से मेरे सारे सवालात का जवाब दिया, और मेक श्योर दिस थिंग के जितने भी कमेंट्स में एक न्यू क्वेश्चंस आएंगे हम उन पे आइदर न्यू वीडियो बना लेंगे या फिर हम उसको रैंडमली ऑन एंड ऑफ आंसर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज़ मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि मुझे भी अब थोड़ा सा कंफर्ट जोन में मैं आ गया हूँ कि ठीक है जी,
ये अगर इस तरह का सोल्यूशन है तो आई कैन सेव मनी एंड गो फॉर इट इंशाल्लाह, ठीक है। तो आई होप ऑडियंस आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो रैंडम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं डिफरेंट वीडियोस में, बाज़ वो चीज़ एड्रेस हो जाती, बाज़ नहीं हो जाती। बड़ी ज़बरदस्त लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं इस सोल्यूशन की तरफ जा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि यार आई शुड डॉक्यूमेंट इट इन सच अ वे। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा शायद बीच में कुछ जो टाइम हमारे साथ से क्यूरीज भेजने का था और फिर जब वो रिप्लाई बैक हमें रिसीव हुआ, तो इसमें टाइम स्पेंड इतना ज़्यादा था, और ऊपर से नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान में हम आ चुके हैं, तो थिंग्स हैव ड्रास्टिकली चेंजिंग ऑन अ डेली बेसिस। डॉलर की प्राइस चेंज हो गई है। सो अगर कोई भी प्राइस से रिलेटेड बात यहाँ मेंशन हमने वीडियो के अंदर की है, तो वो अब एप्लीकेबल नहीं रह रही उसके लिहाज से। कुछ ज़्यादा तो मेरा नहीं ख्याल कोई बात की है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो इस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो जो कॉस्टिंग है उससे रिलेटेड अगर आप लोग चाहते हैं, तो मैं रीसेंट टाइम्स के अंदर एक नई वीडियो रिकॉर्ड करके फिर हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। सोलर के साथ या किसी और कंपनी के साथ भी हम बात कर सकते हैं कि जी हमें रीसेंट टाइम्स के अंदर आप हमें रेट बताएं कि इतने केवीए का कितने का पड़ता है, इतना केवी का कितना का पड़ता है। मेरे जहन में ये है 5 to 6 केवी इंशाल्लाह, लेकिन डेफिनेटली आई नीड टू सेव मनी फॉर दैट, और आई विल मेक श्योर कि और आई विल मेक श्योर कि जब मैं इस प्रोसेस की तरफ इंशाल्लाह जाता हूँ, तो उसको स्क्रैच से लेके बिल्कुल एंड तक डॉक्यूमेंट करूँ, और उसके भी कुछ 1 महीने के बाद मैं इसका जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट मुझे मिला है एज एन एंड यूज़र, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँ। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें, और हमारा इंतज़ार करें। आज वैसे सोलर डे नहीं था, इट वाज़ अ ब्यूटीफुल डे, बिल्कुल शेडेड जो है ना, मैंने अपने बल्कि ये ग्लासेस भी, शेड्स भी रखे हुए थे, लेकिन नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट्स इट, अल्लाह हाफ़िज़।